नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लोकतंत्र। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। योगी सरकार के 4 साल हो गए हैं पूरे। जी हां, 4 साल पहले मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने इतिहास रचते हुए 312 सीटों के साथ करीब 16 साल बाद सत्ता में वापसी की। बीजेपी को ये जीत बिना किसी घोषित चेहरे की मिली थी और फिर प्रदेश की कमान तेज तर्रार नेता योगी आदित्यनाथ को मिली। अपने 4 साल के कार्यकाल में योगी सरकार ने तमाम काम किए। योगी सरकार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उछाल आया। यूपी 12 पायदानों की उछाल के बाद दूसरे नंबर पर आ गया। योगी सरकार ने अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है। योगी सरकार ने किसानों की बदहाली दूर करने की पुरजोर कोशिश की। सत्ता संभालते ही 86 लाख छोटे किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए गए थे। इस बार धान की खरीद में रिकॉर्ड बना है। योगी सरकार ने गांव, गरीब, महिलाओं पर खास ध्यान दिया। अपराधियों पर नकेल कसी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक स्थलों का कायाकल्प भी किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सूबे में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है। कोरोना जैसी महामारी पर भी योगी सरकार ने स्मार्ट तरीके से काबू पाया। सीएम योगी ने यूपी के विकास का श्रेय पीएम मोदी को देते हुए ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश अपनी विकास परक और सकारात्मक पहचान बनाने में सफल हुआ है। नए उत्तर प्रदेश के निर्माण की 4 वर्षों की ये सफल यात्रा प्रदेश की 24 करोड़ जनता को समर्पित है। जाहिर है, काम किया है तो सीएम योगी आत्मविश्वास से लबरेज भी हैं, लेकिन विपक्ष का योगी सरकार के कामकाज को देखने का नजरिया अलग है। करेंगे 4 साल के काम का सटीक विश्लेषण, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिछले 4 साल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी छवि सख्त प्रशासक, अपराध पर जीरो टॉलरेंस और विकास के लिए बड़े सपने देखने वाले मुखिया के रूप में गढ़ी। औद्योगिक राज्य बनाने की दिशा में भी कई कदम उठाए। योगी सरकार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उछाल आया। यूपी 12 पायदानों के उछाल के बाद दूसरे नंबर पर आ गया। योगी सरकार का दावा है कि करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर जमीन पर काम शुरू हो गया है। अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन करने का लक्ष्य। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब से सत्ता संभाली थी, तब प्रदेश सरकार का बजट 2 लाख करोड़ तक का होता था, लेकिन आज ये 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। 4 साल पूरे हो गए। अच्छा दिन, मोदी जी के अच्छे दिन हैं तो अच्छे दिन चल रहे हैं। रही सरकार, लोग कहते हैं जनता में बेरोजगारी आ गई है। बेरोजगारी कहीं नहीं, कोई गरीब नहीं है, सब अमीर है। जो काम नहीं करता है वो गरीब है, वो परेशान है। जो काम करता है वो जो ने अच्छा और मजा कर रहा है। कृषि और एमएसएमई पर फोकस। सत्ता संभालने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कृषि और एमएसएमई सेक्टर पर फोकस किया। राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा मिला। 2017 में सरकार बनते ही वायदे के अनुसार पहले कैबिनेट में ही 86 लाख छोटे किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए गए। धान की खरीद में इस बार सरकार ने रिकॉर्ड बनाया। 2020 से 21 में औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने करीब 740 एकड़ भूमि का आवंटन किया। इससे करीब 9,700 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। करीब 1,95,990 लोगों को रोजगार मिलेगा। गांव, गरीब, महिलाओं का ध्यान। योगी सरकार ने 4 साल में गांव, गरीब, महिलाओं समेत विभिन्न तबकों की सुविधाओं के लिए कार्य योजना तैयार की और उसे पूरी ईमानदारी के साथ लागू भी किया। महिलाओं की सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की गई। इसके अलावा तमाम योजनाएं लागू कर घर घर तक अपनी पहुंच बनाई गई। कानून व्यवस्था में व्यापक सुधार। गृह विभाग के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध में गिरावट आई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2019 की रिपोर्ट कहती है कि प्रदेश में 2016 से 2017 में प्रति 1 लाख महिलाओं पर रेप की दर 4.6 और 4.0 थी, जो 2019 में घटकर 2.8 रह गई। सितंबर 2020 तक प्रदेश में ऐसे मामलों में 42.24% की कमी आई है। यूपी में एक्सप्रेसवे का जाल।
प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाना योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। प्रदेश सरकार एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा जाल बिछा रही है। इसके तहत 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, 91 किलोमीटर लंबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। पहले के मुकाबले जो है यूपी काफ़ी डेवलप कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। जैसे कि अब रोड काफ़ी चौड़ी हो गई हैं यूपी की, लखनऊ की। कई सारे एक्सप्रेसवेज ले आए हैं, 5 एक्सप्रेसवे योगी जी लेके आए हैं। और आपका क्या बोलते हैं, लखनऊ में कई सारे हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस वगैरह आ रहे हैं। योगी सरकार के 4 साल में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्तियों के हुए नुकसान को लेकर लाया गया अध्यादेश भी चर्चा में रहा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है और एक नई दिशा में हम बढ़े हैं। आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली हैं। जो उत्तर प्रदेश केवल अपराध प्रदेश था, वो उत्तर प्रदेश आज सुरक्षित उत्तर प्रदेश है और नए भारत के साथ में नया उत्तर प्रदेश आज कदम ताल कर रहा है। इसके अलावा योगी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में ऑपरेशन कायाकल्प के जरिए 1 लाख स्कूलों को विकसित कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना महामारी की चुनौतियों को भी शानदार ढंग से संभाला। प्रवासी मजदूरों के मसले भी बेहतर ढंग से सुलझाए। सरकार अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर जैसे तमाम ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्थलों को भी विकसित कर रही है। योगी सरकार का जिलों के विकास पर भी खास फोकस है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम जनवरी 2018 में लॉन्च की गई। 75 जिलों में कला, कारीगरी और कौशल का विकास था मकसद। पिछले 3 साल में 80,000 कारीगरों को प्रशिक्षित किया गया। 40 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिले। जाहिर है योगी सरकार में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली, लेकिन हाथरस कांड, अलीगढ़ का गुड़िया कांड और उन्नाव के रेप कांड में योगी सरकार पर विपक्ष ने जमकर हमला बोला। 14 साल बाद यूपी की सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी के 4 साल पूरे हो गए। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी सरकार लोगों के बीच अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को लेकर जाएगी। योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए खास कार्य योजना को तैयार किया गया है, जिसके जरिए कार्यकर्ता गांव और शहर के हर घर तक पहुंचेंगे। कैमरा पर्सन सुमित के साथ तकबा शेख, एपीएन न्यूज, लखनऊ। तो आज यूपी सरकार के 4 साल के रिपोर्ट कार्ड को समझने की कोशिश करेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इन 4 सालों में उत्तर प्रदेश में क्या क्या हुआ। जो वायदे उत्तर प्रदेश को लेकर प्रदेश सरकार ने किए थे वो कितने पूरे हुए और 4 साल के बाद 5वें साल की स्ट्रेटेजी क्या है। जो वायदे 4 साल पहले किए गए थे, 20 मार्च 2017 को जो वायदे किए गए थे प्रदेश की जनता से, वो आज 2021 में कितने पूरे होते हुए नजर आते हैं। क्योंकि ये साल बहुत ही खास है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं और प्रदेश को चुनाव में जाना है। और खासकर बीजेपी जो सत्तारूढ़ दल है वो किस तरीके से तैयारी कर रही है कि जिससे कि आगे आने वाले भविष्य में भी ये सत्ता उनके हाथों में रहे। समझने की कोशिश करेंगे। बेहद खास मेहमानों को खास पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ राम नरेश अग्निहोत्री जुड़ रहे हैं, आप आबकारी मंत्री हैं। और मेरे साथ मनोज यादव जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। अश्विनी शाही भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। मनोज मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ चर्चा का हिस्सा है। आप सभी का स्वागत। सबसे पहले राम नरेश अग्निहोत्री जी, शुरुआत आप ही से कर रहा हूं। सर, 4 साल में 4 ऐसे कौन से बड़े काम हैं जो आप 5वें साल में जनता के बीच लेके जाएंगे? 4 साल बेमिसाल माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का कायाकल्प करने का काम हमारी सरकार ने किया है जी। जैसे ही सरकार बनी थी, हमने वादे के मुताबिक 37,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्जा मांगा। गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, बेरोजगार नौजवान, माता बहनों का सम्मान, इन सब बातों को लेकर सरकार ने जन जन की सेवा करने का काम। करप्शन और क्राइम पर जीरो टॉलरेंस,
बेरोजगार नौजवानों को 4 लाख नौकरियां देने का काम, और वो भी पारदर्शी तरीके से। एक भी रुपए का भ्रष्टाचार इन नौकरियों में नहीं हुआ। प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और उनकी पूरी मंत्रिमंडल में किसी भी मंत्री के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप 4 साल में नहीं लगा है। नहीं तो पिछली सरकारें भ्रष्टाचार के नाम पर कटघरे में खड़ी रहती थी। आए दिन कोई न कोई घोटाला होता था, कोई न कोई मंत्री के खिलाफ FIR होती थी, जेल जाते थे, लेकिन एक भी भ्रष्टाचार का मामला प्रदेश में नहीं है। गरीबों को पक्के मकान देने का काम हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहर में भी गांव में भी गरीबों को आवास मिल रहे, गरीबों को मुफ्त में बिजली के कनेक्शन देने का काम हो रहा है, गरीबों को राशन बांटने का काम इस कोरोना की महामारी में जो गरीब बेरोजगार हो गए थे उनको लगातार फ्री में राशन देने का काम हमारी ये डबल इंजन की सरकार ने, योगी और मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। जनता ने योगी जी को और मोदी जी को दिल से अपना नेता मान लिया है, और आने वाले 2022 में हम पुनः बड़े बहुमत के साथ बातचीत करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनाएंगे। विपक्ष का कहीं अता पता नहीं हो। ठीक है, अश्विनी शाही भी हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी से ही हैं। अश्विनी जी, हालांकि बहुत सारी बातें तो मंत्री जी ने कही, लेकिन फिर भी 4 साल के आकलन का ये रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? जनता को विश्वास क्यों करना होगा आप पे और आपकी बातों पे? Or NCP, they are going to listen to Congress. I'm not very sure. मंत्री जी ने बहुत से आंकड़े गिनाए, जिसमें मैं कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जितने काम हुए हैं वो वाकई बेमिसाल हैं। संगठित अपराध को खत्म करने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्पित होकर काम किया। आज हमारे यहाँ के जितने अपराधी थे, जो बहुत बड़े बड़े नाम थे, जिसमें कुछ आप देख रहे होंगे दूसरे प्रदेशों से उत्तर प्रदेश आने में घबरा रहे हैं। लगभग 1000 करोड़ से ऊपर की संपत्तियां अटैच की गई हैं उन लोगों की। काफी संपत्तियों को विध्वंस किया गया है। उत्तर प्रदेश में जो अपराध पिछली सरकारों में पनप रहे थे, उन अपराधों पर अंकुश लग गया है। आप कोरोना काल की बात लीजिए। कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी टीम 11 ने इतना सराहनीय काम किया। हमारे पास एक लैब हुआ करती थी जिसमें भी 50 से 60 हम लोग टेस्ट कर पाते थे, और आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टेस्ट करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश बना है। 126 सरकारी और 106 लगभग प्राइवेट। जी, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी बता रही है कि 4 साल का ये जो कार्यकाल है वो बेमिसाल है, विहंगम है, अलौकिक है, विलक्षण है, और ये कार्यकाल ही अगले सरकार बनाने के लिए उनको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, और लोगों के बीच वो जब पहुंचेंगे तो फिर अपनी बात को पुरजोर तरीके से पहुंचाएंगे। राम नरेश अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम नरेश जी, सत्ता में आते ही एक संदेश दिया गया अपराधियों को, या तो प्रदेश छोड़ दें या अपराध छोड़ दें। लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से आप प्रदेश की सफलता को, योगी जी की सफलता को कैसे देखते हैं? वर्षों से प्रदेश में अराजकता थी, और प्रदेश की जनता 1991 में माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार को याद करती। तो वैसी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में आएगी कि नहीं आएगी, ये जनता सोचती थी। प्रदेश में आएगी कि नहीं आएगी, ये जनता सोचती थी। लेकिन योगी जी के नेतृत्व में मैंने जैसा कहा कि करप्शन और क्राइम, इस पे 0 टॉलरेंस। अपराधी चाहे किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी संप्रदाय का हो, कितना ही ताकतवर हो, लेकिन वो अपराधी है, उसे सजा देना हमारी प्रदेश की सरकार का काम है, कानून का काम है।
और इसीलिए बड़े बड़े अपराधी या तो प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं या जेलों में पड़े हैं, कुछ लोग ऊपर भी जा चुके हैं। और ऐसे अपराधियों को किसी भी कीमत पर योगी जी की सरकार बख्शेगी नहीं। कानून का राज्य स्थापित होगा और पूरे देश में कानून की दृष्टि से हमारा प्रदेश दूसरे नंबर पर आया है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमें प्रदेश को $1 ट्रिलियन का बनाना है, अर्थव्यवस्था बनानी है। इसलिए विकास ही हमारा मुद्दा है और विकास पर ही हम काम कर रहे हैं। इस बार जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बजट, 25,500 करोड़ से भी ज्यादा का बजट प्रदेश में प्रस्तुत किया गया है। इसलिए हम प्रदेश का समग्र विकास चाहते हैं। पूरे प्रदेश को हम देश का नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए कटिबद्ध हैं और हर तरफ से हमारी यही कोशिश है कि हमारा प्रदेश ये उत्तम प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश, इसकी पूरी योजना हमारी सरकार कर रही है। सर, मुझे ब्रेक पे जाना होगा, लेकिन उससे जाने से पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सर, 20 मार्च 2017 में जब सरकार पे काबिज हुए, सर किस तरह की चुनौतियां आपको प्रथमतः दिखाई दी? कौन सी वो दिक्कतें थी जो प्रदेश के सामने थी, जिनको पार पाना एक बड़ी चुनौती के तौर पे योगी सरकार ने देखा, बीजेपी ने देखा? कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, जातिवाद चरम सीमा पर था, अराजकता थी, विकास अवरुद्ध था, जनता नाराज थी और उसी नाराजगी के कारण भारतीय जनता पार्टी को 325 सीटों का भारी भरकम बहुमत जनता के आशीर्वाद से मिला था। और हमने जो वादे किए थे जनता से, वो वादे पूरे किए। हर घर तक सड़क पहुंचाने का, हर गांव तक सड़क पहुंचाने का काम किया है। हर गरीब के घर तक बिजली का कनेक्शन देने का काम किया है। हर गरीब के घर में गैस का कनेक्शन देने का काम किया है। और जो लोग झोंपड़ी में रहते, त्रिपाल में रहते, जिनके पास कच्चा मकान है, उन्हें पक्का मकान देना। 2024 तक देश में और प्रदेश में कोई गरीब नहीं बचेगा जिसके पास पक्का मकान न हो। ये हमारे मोदी जी का संकल्प है, योगी जी का संकल्प है। इसे हर हालत में हम पूरा करेंगे। तो लोकतंत्र में आज बात हो रही है यूपी सरकार के 4 साल पूरे होने की। जी हां, 5वें साल में प्रवेश होने जा रहा है। इस 4 साल का लेखा जोखा क्या है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री जी लगातार बने हुए हैं। रामनरेश जी, ब्रेक से पहले जब मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने मुझे बताया कि असल में प्रदेश के हर शख्स को घर देना और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी प्रदेश की बनानी है। सर, इसका मैकेनिज्म भी तो समझाना होगा लोगों को। वो कैसे बताएंगे सर, वो कैसे करेंगे, ये भी बताइए। उसका भी प्रबंध करने का काम हमारी सरकार कर रही है। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार गई थी तो मैं जिस विभाग का मंत्री हूं, आबकारी विभाग का, उसका राजस्व था 14,270 करोड़ रुपया जी। और आज 2021 मार्च तक हम जब पहुंचेंगे, मार्च के आखिर तक, तो हम 30,000 करोड़ का राजस्व अकेले आबकारी विभाग से देंगे। ये प्रदेश के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा जी। हम विकास के लिए कटिबद्ध हैं। हर विभाग से जहां जहां से राजस्व आता है, हर विभाग में बढ़ोतरी हो रही है। जीएसटी में भी बढ़ रहा है, स्टाम्प पंजीयन में भी बढ़ रहा है। हर विभाग से ये बढ़ोतरी होगी और केंद्र सरकार की सहायता भी हमको मिलेगी और उससे हम प्रदेश का समग्र विकास और $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था खड़ी करने में कामयाब होंगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि जो उत्तर प्रदेश अभी तक 4 साल पहले 12वें स्थान पे था, वो आज 3रे स्थान पर पहुंच गया है भारत के अंदर। ये हमारे उत्तर प्रदेश के लिए
ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। सर जहां तक मुझे जानकारी है सर, ईज हम ऑफ डूइंग तीसरे बिजनेस के स्थान जरिए पर दूसरे नंबर पूरे पे है देश सर। के अंदर पहुंचे। सर तीसरे पे नहीं, दूसरे नंबर पे जहां तक मुझे जानकारी है। तब और अच्छी बात है जब आपकी जानकारी के मैं बधाई देता हूं कि दूसरे नंबर पर हमारा प्रदेश पहुंच रहा है और जल्दी ये एक नंबर पर पहुंचे और समग्र विकास प्रदेश का हो। कोई गरीब भूखे पेट न सोने पाए, किसी घर में अंधेरा न हो, किसी घर में खाने की कमी न हो, रोटी कपड़ा और मकान हम सबको दे सकें, अच्छी बेरोजगार नौजवानों को अच्छी शिक्षा दे सकें। अभ्युदय योजना हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी प्रारंभ की है कि जो हमारे बेरोजगार नौजवान थे, गरीब थे, कोचिंग में नहीं जा सकते थे, उनको सरकार की ओर से कोचिंग देने का काम और वो अच्छी नौकरियों में पीसीएस में, आईएएस में, आईपीएस में, इंजीनियरिंग में जाएं, इसकी भी व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। सर आप जिस विभाग को संभालते हैं, जिस मंत्रालय को संभालते हैं, वो बहुत खास है सर, और सबसे ज्यादा राजस्व यहीं से उम्मीद की जाती है। सर आप अपने विभाग के, अपने मंत्रालय के कोई 4 बड़े काम इस 4 वर्ष के पूरे होने के अवसर पे मेरे दर्शकों को बताना चाहें, जो आबकारी विभाग के 4 बड़े काम आपने किए हो सर। सबसे बड़ा काम तो यही हुआ है, आबकारी विभाग जो भ्रष्टाचार का अड्डा था, ये माफिया जो थे, जो अपने हिसाब से पॉलिसी बनवाते थे, सरकारों तक को खरीदने का काम करते थे। इस सरकार में वही पैसा जो 2 नंबर में जाता था, भ्रष्टाचार में जाता था, उसको हम 1 नंबर में ले आए, इसलिए 2 गुने से भी ज्यादा राजस्व बढ़ाने का काम हमने किया है जी। पारदर्शी व्यवस्था की है। लॉटरी सिस्टम के द्वारा हर व्यक्ति को दुकान मिलती है, कोई भ्रष्टाचार उसमें नहीं हो सकता, ऑनलाइन है, और वो एनआईसी लखनऊ में खुलती है लॉटरी, कोई उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकता। जिसके भाग्य में है, बेरोजगार नौजवानों को इस विभाग के द्वारा व्यापक मात्रा में रोजगार देने का भी काम किया गया है। जहरीली शराब और प्रदेश से आने वाली बाहर के प्रदेशों से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से जो बड़ी मात्रा में शराब आती थी, जिससे टैक्स की चोरी होती थी, उसे रोकने का काम हमने किया है। अब ना के बराबर ये बाहर के प्रदेशों से शराब आ रही है और जहरीली शराब को भी बड़ी मात्रा में हमने रोकने का काम किया है। हजारों लोगों को खिलाफ एफआईआर की गई, उन्हें जेलों में डाला गया है, उन्हें सजा देने का काम किया गया है। हमारा विभाग प्रदेश के समग्र विकास के लिए कटिबद्ध है और अधिक से अधिक राजस्व देकर हम प्रदेश के विकास में सहभागी बनेंगे। ठीक है सर, आप मेरे साथ रहिए। समाजवादी पार्टी से मनोज यादव भी मेरे साथ हैं। मनोज जी, असल में ईमानदारी से सवाल है और ईमानदारी से जवाब मैं चाहता हूं सर। प्रदेश के इस 4 साल के कार्यकाल को योगी सरकार के 10 में से अगर अंक देने हो तो सर कितने अंक समाजवादी पार्टी देगी? ईमानदारी से बताइएगा। नहीं, आपका सवाल ईमानदारी से पूछा गया तो हम जवाब भी ईमानदारी से। प्लीज। योगी सरकार को इस बात के लिए बधाई जो हमारे अधूरे काम बचे थे चल रहे थे, क्योंकि कोई भी सरकार अपने जितने भी प्रोजेक्ट शुरू करती है वो 5 साल में पूरा कर ले, ऐसा पॉसिबिलिटी होती नहीं। तो उसके लिए उनको बहुत बधाई कि वो काम कुछ हद तक कुछ काम थे जिनका योगी आदित्यनाथ जी ने फीता काटा, उसकी तमाम सारी प्रशंसाएं ली, इसके लिए बधाई। इसके लिए निश्चित तौर पे हम इनको पासिंग मार्क देते। पासिंग मार्क का मतलब कि वो 35% नहीं होता, 35% वाला इनको हम इसलिए देते हैं कि इन्होंने हमारे किए गए कामों को इन्होंने आगे बढ़ा के पूरा कर लिया, अपना श्रेय ले लिया, वो अलग बात है क्योंकि सत्ता उनकी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात कहूंगा और जो मुझे समझ में आती है और मुझे हमेशा खटकती है मेरे दिमाग में, घनश्याम जी, क्या बीजेपी के लोग उस लाइन को याद करेंगे जिस वक्त उत्तर प्रदेश में 2017 में चुनाव हो रहा था और ये कहा जा रहा था, योगी जी उस वक्त प्रासंगिक नहीं थे उत्तर प्रदेश की राजनीति में, लेकिन प्रधानमंत्री और अमित शाह जी का बड़ा रोल था। उन्होंने ये बात कही थी कि उत्तर प्रदेश को डबल इंजन की सरकार मिलने जा रही है। हम खुश हुए और ये बात भी कही थी, एक बात कही थी, कोई अनर्गल प्राप्त नहीं कर रहा हूँ,
उन्होंने कहा था जो विकास का मॉडल अखिलेश यादव जी दे रहे हैं, इस विकास मॉडल से दूनी रफ्तार वाला विकास का मॉडल उत्तर प्रदेश में होगा, ये बात कही गई थी। तो मैं इन सारे जो मंत्री जी ने तमाम काम बताए और जो आपके पिक्चर ट्यूब पे जो चली ग्राफिक्स उन कामों को अगर मैं देखूं तो वो ना तो डबल इंजन की रफ्तार दिखी सरकार की और ना ही कोई ऐसा काम दिखा दो सरकारों की जॉइंट जो उत्तर प्रदेश की सरकार बनी जिसको ये कहा जा सके कि ये माइलस्टोन साबित हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण बात और मैं कहना चाहूंगा, हमारे काम का कितना महत्व है ये बात बीजेपी के लोग सुन गए। दुर्गेश चौधरी वाला केस जो लेखपाल था जो नेपाल भाग गया तो अभी नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री जी को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा, सिर्फ इस नाते से उसने कह दिया कि वो नौकरी योगी जी ने दी, लेकिन जब हड़ताल हुई तो पता चला वो 2016 का बंदा चयनित है जो समाजवादी पार्टी की सरकार में चयनित हुआ। ये बात प्रूव करती है, अगर वो रियलिटी होती तो वो ऑफिशियल ट्वीट डिलीट न किया जाता। और महत्वपूर्ण ये होता, सेम वही मैं पासिंग मार्क की, इसीलिए मैंने दे दिया जो हमारे काम है उन कामों को सरकार बता रही जनता को, इसलिए हम कंजूस नहीं है और छोटे दिल के मनोज जी एनसीआरबी का एक आंकड़ा है सर, लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश की सबसे बड़ी दिक्कत है और एनसीआरबी का एक आंकड़ा मेरे पास है जो बताता है कि सपा सरकार में 2016 में 4,889 हत्याएं हुई, 15,898 अपहरण हुए और बलात्कार की घटना 4,816 हुई। और वही बीजेपी के कार्यकाल में ये आंकड़ा घट गया, हत्याएं 4,324 हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि आंकड़ा बहुत कम हो गया, लेकिन आपके समय के हिसाब से ये आंकड़ा घटा है और बलात्कार की घटनाओं में भी कमी आई है। सर ये कमी भी तो लोग देखेंगे ना कि प्रदेश की रफ्तार एक ही साल में कमी हुई और ये आंकड़े धीरे धीरे और घटे। दो बातें समझ लीजिए, बस आपको भी उत्तर मिल जाएगा और जनता को। क्या कोरोना काल जैसा एक साल का महत्वपूर्ण समय इस सरकार को नहीं मिला? और कोरोना काल में अपराध दर और मृत्यु दर किस तरह पहुंच गया था? कमाई का भी उत्तर प्रदेश की सरकार का किस हद तक पहुंच गया था? क्या वो सारी आंकड़े आप उसको जस्टिफाइड कर सकते हैं क्या? इसलिए इस तरह की बातें कहना मुझे नहीं लगता कि बहुत वो विषय है, क्योंकि मैं एक बात हमेशा कहता हूँ और प्रधानमंत्री कहता हूँ, वो 24 घंटे में 18 घंटे से ज्यादा काम करने वाले प्रधानमंत्री जी है। निरंतर सतत प्रक्रिया है लॉ एंड ऑर्डर सही करना। अगर आप ये सोचते हैं कि एक साल के मेरे आंकड़े कम हो गए तो अब उत्तर प्रदेश में अपराध कम हो जाएगा, तो मैं इसको मिथ्या समझता हूँ। घनश्याम जी, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, 24 करोड़ की आबादी है। अपराध और अपराध होना चोली दामन का साथ है और इस बात को निश्चित तौर पर मैं जिम्मेदारी से वक्तव्य रख रहा हूँ कि किसी भी अपराध को कम करने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है। तो एक चीज है कि आप अपराध कम करने के लिए नया मैकेनिज्म तैयार करें, सिक्योरिटी को अलर्ट करें और ऐसी सिक्योरिटी सिस्टम लेके आए जिससे कि अपराध कम हो। ठीक है, तो जो आपसे नहीं हो पाया था मनोज जी वो करें। यूपी 100 जैसी व्यवस्था आपने बनाई थी? आप सेशन से मेरा मतलब क्या बीजेपी ने बनाई थी क्या? 10-90 जैसी व्यवस्था क्या बीजेपी ने बनाई थी क्या? सर 1090 का हाल मत पूछिए सर, 1090 का हाल मत पूछिए। तब तो ये भी शिकायतें आती थी कि जो वहां बैठते थे वही छेड़खानी करने लग जाते थे। इस तरह की खबरें भी आई हैं मनोज जी, उसमें मैं जाना ही नहीं चाह रहा। असल में आपके 4 साल या 5 साल के कार्यकाल की बात नहीं हो रही आज, इसलिए मैं उन पे नहीं जाना चाह रहा। से मत मानिए। अच्छा सुन लीजिए, मेरी बात तो पूरी हो जानी। कहिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्या उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार जब थी तो क्या पुलिस को अपडेट नहीं किया गया? क्या उनके राइफल्स, उनकी जो अस्त्र शस्त्र थे उनको अपडेट नहीं किया गया? क्या उनको आधुनिक गाड़ियां नहीं उपलब्ध कराई गई? क्या यूपी 100 जैसी, जो कि हिंदुस्तान के किसी स्टेट में नहीं है, महाराष्ट्र को बड़ा डेवलपमेंट कहते हैं आप, वहां भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है। मनोज जी आपकी पढ़ाई तब तक सफल नहीं मानी जाती जब तक आप परीक्षा पास न कर लें, और परीक्षा में आप फेल हो गए, असफल रहे, जनता ने आपको दरकिनार कर दिया, तो आपकी पढ़ाई पे सवाल खड़ा होता है। आप उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए। ठीक है सर, मेरे साथ रहिए, अभी और आऊंगा, समय है मेरे पास। मनोज मिश्रा जी मेरे साथ जुड़े। मनोज जी, असल में आपका आकलन क्या कहता है? क्या वाकई 4 साल का ये रिपोर्ट कार्ड ये बताता है कि प्रदेश में विकास की रफ्तार बढ़ी है और विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए गए, या फिर मनोज जी जो समाजवादी पार्टी से वो आरोप लगा रहे हैं वो ठीक है? दरअसल क्या है कि जब आप चीजों को मापदंड तोलेंगे या कंपेयर करेंगे तभी उसका कहीं न कहीं हम लोग सीधे समीक्षा करके जवाब दे पाते हैं, बात करते हैं। जी 2017 से पहले 2012 से 2017 की बात करें या उससे पहले की बात करें, फिर 2017 से लेकर के, चूंकि 2014 में केंद्र में सरकार आई और लंबे अरसे बाद
पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में आई। कमिटमेंट था, वादा था, उसको पूरा करना था, जिम्मेदारी थी। पहला साल इनका किसानों के कर्जे माफ करने में बहुत सारा बजट दिया, हमने आपने सब लोगों ने देखा। लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद या प्रदेश में उसी को परंपरागत करते हुए इस तरीके से सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करती है और नैतिक जिम्मेदारी खुद तय करती है। अब किए हुए कार्यों का प्रोपेगेंडा चाहिए या जनता के सामने रखती है, लेकिन विपक्ष का भी अपना रोल होता है। देखिए होता क्या है, जब आप जानते हैं कि पूरी बिल्डिंग में विपक्ष की निगाह मीडिया की वहीं जाती है जहां खोट होता है। मुझे लगता है मनोज जी की बातें ठीक है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं तो अगर उनको 4 बिंदुओं में देखें, पारदर्शिता की बात कर ले तो ई टेंडरिंग के लिए, चाहे वो नौकरी की बात कर ले, जैसे अभी आबकारी मंत्री जी कह रहे थे कि बहुत सारी चीजें, भाई कोरोना काल में सबसे ज्यादा आवश्यकता तो इन्हीं की विभाग की पड़ी थी। हमने यहाँ पे देखा था उसको खोलने के लिए जनता कितनी लाइन लग की बिक्री हुई है। दूसरी बात, जहां तक अपराध की बात करें तो संगठित अपराध में जरूर कमी आई है। उसके पीछे कारण क्या था कि बड़े बड़े प्रबंधक जो पूर्वांचल की बात कर ले, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर ले, और घनश्याम जी देखिए अपराध की एक संज्ञा होती है। अपराध सिर्फ मर्डर या हत्या और फौजदारी नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लेकर के एनसीआर से लेकर के पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमेशा प्रॉपर्टी को लेकर के, अवैध कब्जों को लेकर के, मकानों जमीनों को लेकर के एक रैकेट चला हुआ करता था। उसमें काफी कमी आई है। लोग, मैंने कहा ना कि पारदर्शिता पर काम हुआ है, इससे इनकार नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ विकास की बात करें तो जो हाईवे के बाद डेवलपमेंट की बात कर लें, चाहे वो जेवर एयरपोर्ट की बात कर लें, या हम इस मुद्दे को भी कर सकते हैं कि एक लंबे टीवी से लेके यूपी सीमेंट से लेकर के यूपी में बहुत कुछ हुआ करता था, बल्कि मंडल स्तर पर हर शहर सिर्फ अपने प्रोडक्शन और विकास के लिए जाना जाता था। धीरे धीरे वो चीजें विगत 30 सालों में, मैं 89 से लेकर 2017 तक की बात करूंगा, ऐसी कोई बहुत बड़ी यूनिट नहीं लगी जो विश्व स्तर पर या देश के अन्य राज्यों से लोग खरीद फरोख्त की बात यहाँ पर एक शुरुआत की गई। परिणाम की बात करेंगे तो उससे बहुत सवाल उठता है, लेकिन शुरुआत ही करना अपने आप में मुझे लगता है ठीक होता है। तो दो चीजें, ई टेंडरिंग, पारदर्शिता, तो लोग नौकरी की बात करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और देखिए नंबरिंग की बात, अभी जो आप मनोज जी सवाल कर रहे थे, बहुत सारी चीजें ऐसी थी घनश्याम जी, जब आप रेस में अकेले होते हैं ना तो नंबर की चिंता आपको नहीं होती है। आप 9 भी पा सकते हैं और 0 पा सकते हैं। कंपेयर तो तब किया जाए ना जब 4-5 लोग हों, और इसका सीधा मापदंड ये था कि विभिन्न सरकारों में, किसी की बात नहीं करता क्योंकि 2002 से पहले, 2007 से पहले या उससे पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारे मंत्री आज जेलों में हैं, बहुत सारे लोग मंत्री सजायाफ्ता हैं। तो एक जरूर अपराध की या भ्रष्टाचार की लंबी फहरिस्त रही है। उन चीजों को बाकी सरकारों से कम पाया गया है, ये भी इनके रिपोर्ट कार्ड में एक अच्छी प्रस्तुति का हम लोग उदाहरण मान सकते हैं। जी ठीक है। अश्विनी शाह भी मेरे साथ हैं। अश्विनी जी, 4 साल का काम करना, लेकिन 5वें साल में वो लोगों को बताना भी, उस लिहाज से ये साल कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? घनश्याम जी, ये साल हमारे लिए, जो पहला साल हमारा महत्वपूर्ण था, क्योंकि हमारे सामने बहुत ही चुनौतियां थी, और आज ये 5वां साल भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जो पहला साल था, क्योंकि चुनौतियां हमारे लिए आगे भी अभी बनी हुई हैं। हमने पीछे के गड्ढे को भरने का काम किया जो पिछली सरकारों ने छोड़ दिया था गड्ढा करके, और हमारे साथी अभी मनोज जी कह रहे थे कि बहुत प्यार से इन्होंने समीक्षा भी की और कटाक्ष भी किया। मैं ये बताना चाहता हूँ, अपराध के बारे में हम लोग बात करें या हम लोग कानून व्यवस्था की या वो चिकित्सा शिक्षा की बात करें, हम लोग हर क्षेत्र में कहीं न कहीं जो दबा हुआ मामला था, जैसे उत्तर प्रदेश में कोरोना काल जब से चालू हुआ, उस कोरोना काल में हम ये देखेंगे कि अभी मैंने पहले भी कहा ओपनिंग रिमार्क में कि हम लोग टेस्टिंग लैब तक नहीं थी। 18 मेडिकल कॉलेज माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में खोला गया है। घनश्याम जी 3000 से ऊपर हम लोगों ने सीटें बढ़ाई हैं, और मैं ये भी कहना चाहूंगा, चाहे मुख्यमंत्री कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, हर मुख्यमंत्री का काम होता है उत्तर प्रदेश या किसी भी प्रदेश की जनता के लिए काम करना। और अभी इन्होंने कहा हमारे अधूरे कामों को हमने फीता काटा है। अधूरा काम तो सब छोड़कर भाग गए थे। एक एक्सप्रेस वे ये लोग चिल्लाते हैं, वो उस एक्सप्रेस वे को भी पूरा नहीं किया था इन लोगों ने। मेट्रो का उद्घाटन ये करके भाग गए, जल्दी से चुनाव आ गया था। मेट्रो को पूरा करने का काम भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया, और अब देखिए कितने जगह हम मेट्रो दे रहे हैं, 5 एक्सप्रेस वे हम दे रहे हैं। हमने प्लास्टिक तक की सड़क बनाई जो इको फ्रेंडली है, ये मील का पत्थर है। अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय आपके सामने एक नजीर है,
जो चिकित्सा शिक्षा के उसमें आमूलचूल परिवर्तन करेगा। हम लोग कोई काम इस वजह से नहीं करते हैं। मैं अपराध की बात करूं, मैं मनोज जी को याद दिलाना चाहता हूं, जनवरी 2015 में मैं याद करता हूं, पूरे 30 दिन की घटना कोई भी उठाकर देख ले, हर जगह पड़ा हुआ है। लखनऊ शहर में रोज एक रेप और एक हत्या की घटना होती थी। आज राहजनी 0 पर आ गई है। अभी इन्होंने नंबर दिया पासिंग मार्क, हम इनकी सरकार में राहजनी होती थी। अपराध क्यों होता था घनश्याम जी? क्योंकि मैं बहुत साफगोई से कहना चाहूंगा कि इनके जितने जिलाध्यक्ष थे वो सारे जिलाध्यक्ष गुंडा प्रवृत्ति के थे और वो लोग अपराध को बढ़ावा देते थे। इसलिए अपराधों में इस समय जो है हम लोग कमी आई है। हम भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें नियम और कानून है। इसमें कोई भी पार्टी कार्यकर्ता हो या कोई भी नेता हो, अपराध में लिप्त अगर पाया गया तो उसको तुरंत हटाकर उसको बाहर किया गया है। लेकिन उस समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं होता था। ठीक है, फिर भी हम अपने आगे बढ़ते रहे और जितना भी बेहतर हो सकता है 24 करोड़ जनता के लिए, माननीय मंत्री जी ने अभी बहुत कुछ आपको बताया, बहुत कुछ गिनाया, उसमें हम सतत प्रयास रहेगा कि अगला साल जो आए हमारे लिए चुनौती मानकर और हम फिर से उसी स्पीड से मेहनत करेंगे जिस स्पीड से हमने 2017 में कर सरकार बनाई थी और 22 में फिर बनाएंगे। ठीक है, मंत्री जी भी मेरे साथ जुड़े हुए। मंत्री जी, असल में जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं और योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री सिर्फ हिंदुत्व की बातें नहीं करते, हिंदुत्व को जीते हैं और भगवा सियासत के वो एक बड़े शिल्पकार हैं। क्या सर इस बड़ी तस्वीर को पेश करने में भी 4 साल काफी इंपॉर्टेंट रहे? हिंदुत्व कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है। हिंदुत्व तो हमारी आस्था है, जीवन पद्धति है और उस जीवन पद्धति पर चलना, उस आस्था को मानना, ये पूरे देश का काम है, पूरे प्रदेश का काम है जी। और आस्था के केंद्र भगवान राम का जो मंदिर था, जो 500 सालों से विवादित था, जिस पर लाखों कार सेवकों का बलिदान हुआ था, जो दास्ता का प्रतीक था, औरंगजेब के सेनापति ने उसे तोड़ा था, वहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से और केंद्र की सरकार के सहयोग से जो निर्णय आया है, उस निर्णय से पूरे देश के अंदर हर्ष और उल्लास ये उत्पन्न हुआ है। और माननीय हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी द्वारा और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया गया। वहां तेजी से काम चल रहा है। जल्दी ही भव्य मंदिर जो देश की आस्था का प्रतीक होगा, देश की श्रद्धा का केंद्र होगा। और मैं अगर ये कहूं कि वो राष्ट्रीयत्व की पहचान होगा तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वो हमारे समस्त देशवासियों के लिए स्वाभिमान का केंद्र ये अयोध्या के अंदर बनने जा रहा है। ये काम भी हमने करके दिखाया है। जो वादा किया था वो वादा भी पूरा किया है। मंत्री जी, ये भी जानना प्रदेश के अंदर चौमुखी विकास करना। ठीक है मंत्री जी, मैं ये भी जानना चाह रहा था कि लव जिहाद हो या फिर एंटी-सीएए आंदोलनकारियों से निपटने की स्ट्रेटजी हो, सर इस दौरान असल में किस तरह की चुनौतियां इन 4 सालों में आपने देखी हैं? क्योंकि हमने देखा कि इन सारी चीजों को भी बहुत स्मूथली हैंडल किया गया। लव जिहाद ये क्राइम है। अपना धर्म बदल के, अपनी जात बदल के और भोली भाली हमारी बेटियों को बरगलाकर उनके साथ दुराचार करना, उनके साथ शादी करना और फिर छोड़ देना, ये अपराध है। और इस पर कानून बनाने का काम हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने किया है। लेकिन हमने मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक का कानून भी बनाया है जी। जो हमारी मुस्लिम बहन बेटियां 3 बार तलाक व्हाट्सएप पे डाल देते थे, तलाक, चिट्ठी लिख के भेज देते थे, फेसबुक पे डाल देते थे,
और बहन बेटियां जो हमारी मुस्लिम समाज की बहन बेटियां थी, उनका जीवन नरक हो जाता था, उस पर भी प्रभावी कानून बनाने का काम किया है। अब किसी बहन बेटी को दर दर नहीं भटकना पड़ेगा, घर से बेघर नहीं होना पड़ेगा, उसे न्याय मिलेगा, और जो ऐसा करेगा उसे जेल के अंदर सजा काटने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये काम हमारी सरकार ने किया है। जी, जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 ए, जो बचपन से, जब से मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था, तब से हम नारा लगाते आ रहे थे, यहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। वास्तव में अब जाके वो कश्मीर हमारा पूरी तरह से हो पाया है। आज भारत का तिरंगा आन बान शान से जम्मू कश्मीर के अंदर लहरा रहा है। आज जम्मू कश्मीर का समग्र विकास ये तेजी से हो रहा है, वहां का नौजवान मान रहा है, वहां के नौजवान को रोजगार दिया जा रहा है। सेना में, पुलिस में, अन्य विभागों में बड़ी मात्रा में सड़कें बनाई जा रही, बिजली पहुंचाई जा रही है, टेलीफोन टावर लगाए जा रहे, और हर तरह से जम्मू कश्मीर को ये विकसित प्रदेश बनाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और हम जम्मू कश्मीर को भी भारत का अभिन्न अंग मानते हैं, उसी तरह मानते हैं जैसे उत्तर प्रदेश को मानते हैं। उसका भी विकास होना चाहिए, जो अब तक अधूरा पड़ा था उसे पूरा करना हमारी जिम्मेदारी। ठीक है सर। मनोज जी भी मेरे साथ है समाजवादी पार्टी से। मनोज जी, साल 2017 में जहां वाणिज्य कर से तत्कालीन सरकार यानी आपकी सरकार ने 51,882.88 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया, वहीं 2021 में 10.5% बढ़कर ये 57,345 करोड़ हो गया। आप कह रहे हैं प्रदेश में विकास ही नहीं हुआ, राजस्व तो बहुत आ रहा है प्रदेश में। सर मनोज जी, आप हैं मेरे साथ? चलिए, मनोज जी तक आवाज नहीं जा रही, लेकिन मंत्री जी लगातार बने हुए। मंत्री जी, मुझे शो को वाइंड अप करना होगा, लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपसे जानना चाहता हूं। सर, वो बातें तो हमने की जो 4 सालों में आपने किया, सफलतापूर्वक किया, लेकिन सर वो बातें भी बताइए जो अधूरी रह गई, जो आपकी महत्वाकांक्षाओं में शामिल है, जो आप पूरा करना चाहते हैं इस 5 साल में। अभी कुछ काम प्रदेश में बाकी हैं जो चल रहे, जैसे हमें घर घर तक पानी पहुंचाना, पीने का पानी, शुद्ध पानी, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हर घर पे शुद्ध पीने का पानी टंकी के माध्यम से, टोटी के माध्यम से पहुंचे, और प्रदेश के अंदर 24 घंटे बिजली मिले। अभी तो जिला केंद्रों को 24 घंटे मिल रही है, लेकिन पूरे प्रदेश में बिजली का कट हो ही न, 1 मिनट के लिए भी बिजली न जाए। ये हमारे आगे का संकल्प है। किसानों की आय दोगुनी करनी है जी, जिससे हमारे किसान संपन्न हो सकें, देश की तरक्की में सहभागी बन सकें। बेरोजगार नौजवान, अभी हमने 4 लाख नौकरियां दे पाई हैं, लेकिन बहुत बड़ी जरूरत है। हम चाहते हैं कि बेरोजगार नौजवान को रोजगार मिले, इसलिए प्रदेश में उद्योगों का जाल भी बिछाने का काम किया गया। 40,000 करोड़ रुपए के निवेश ये पूरे प्रदेश में उद्योगों के लिए हुए हैं। 3 बार इंडस्ट्रियल समिट हमारी सरकार ने किया है, जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिले और उद्योगों की स्थापना तेजी से हो रही है। एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे, हवाई अड्डे बनाए जा रहे, और पूरे प्रदेश को हम चमचमाता प्रदेश, विकसित प्रदेश ये बनाने के लिए कटिबद्ध है। और आगामी आने वाले 2022 के चुनाव में जनता का आशीर्वाद हमें फिर मिलेगा, तो जो काम अधूरे हैं चलिए सर, उनको पूरा करके प्रदेश को सर्वांगीण विकास की ओर ले जाने का काम हम करेंगे।
यही हमारा सपना। चलिए सर, एपीएन न्यूज की तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आपने 4 साल पूरे किए और अगले जो भी योजनाएं आपने बनाई हैं, आपकी सरकार ने बनाई हैं, वो पूरी हो और आप हमेशा आगे बढ़ते रहें, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ बहुत शुक्रिया आपने एपीएन न्यूज के लिए समय निकाला, चर्चा में शामिल हुए और बाकी मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आप हमारे साथ जुड़े रहे। तो लोकतंत्र में आज बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत शुक्रिया आप सभी का।